नमस्कार, की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे यूपी मीरपुर सीट के उपचुनाव के रण की। दरअसल यहां पर योगी और जैन की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो विपक्ष एनडीए उम्मीदवार को पटकनी देने का दावा कर रहा है। वहीं हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सदन में अनुच्छेद 370 पर लाए गए प्रस्ताव और बीजेपी के हंगामे की। साथ ही बात उत्तराखंड के अल्मोड़ा बस हादसे की और चलते चलते बात पंजाब में पराली जलाने के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों के लिए नाक का सवाल बन चुके हैं। इन उपचुनाव में एक सीट ऐसी भी है जहां के मतदाता लोकल चेहरे की बजाय बाहरी उम्मीदवार पर भरोसा करते आए हैं। ये सीट है मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर विधानसभा सीट से पिछले 5 दशक से कोई लोकल नेता चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। मीरापुर सीट के उपचुनाव का रण, योगी और जयंत की प्रतिष्ठा दांव पर। चुनाव के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में। 2009 का इतिहास दोहराएगी आरएलडी या राणा परिवार करेगा वापसी। भोकर रेहड़ी, मोरना और फिर मीरापुर हुआ नाम। सुरक्षित से सामान्य तक के सफर में आए कई मोड़। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को जनता ने विधानसभा भेजा। चंदन चौहान के संसद सदस्य निर्वाचित होने की वजह से ये सीट रिक्त हुई। स्थानीय चेहरे की बजाय बाहरी उम्मीदवार पर भरोसा करते आए हैं वोटर। 1985 से अब तक कुल 11 विधायक चुने गए। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को नहीं बल्कि 20 नवंबर को होगा। चुनाव के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सीट पर उम्मीदवारों की जीत का बड़ा दिलचस्प इतिहास है। कुल मिलाकर मीरापुर विधानसभा का चुनाव त्रिकोणात्मक हो गया है। यहाँ मुख्य मुकाबला रालोद और भाजपा गठबंधन की उम्मीदवार मिथिलेश पाल और सपा उम्मीदवार सुम्बुल राणा के बीच है। मीरापुर विधानसभा सीट के अतीत की बात करें तो ये सीट पहले सुरक्षित हुआ करती थी और तब इसका नाम था भोकर रेहड़ी विधानसभा। बाद में ये सीट सामान्य हो गई और नाम बदलकर मोरना हो गया। 2012 के विधानसभा चुनाव से इस सीट का नाम मीरापुर हो गया। क्या है मीरापुर का समीकरण? मीरापुर विधानसभा सीट पर करीब 3.25 लाख मतदाता हैं, जिसमें 1.25 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम के बाद दलित करीब 57,000 वोटर, 28,000 जाट, 22,000 गुर्जर, 18,000 प्रजापति, 15,000 पाल वोटर, 38% ओबीसी, 37% मुस्लिम, 20% दलित और 5% स्वर्ण जातियों का वोट। बता दें कि इस विधानसभा सीट का नाम 2 बार बदला, सुरक्षित से सामान्य तक का सफर किया और साथ ही साथ चले कई गजब संयोग भी। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को इस क्षेत्र की जनता ने विधानसभा भेजने का काम किया। परिवार की 3 पीढ़ियों ने किया प्रतिनिधित्व। मीरापुर विधानसभा सीट से 3 पीढ़ियों ने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। यूपी के पहले डिप्टी सीएम बाबू नारायण सिंह इस सीट से विधायक रहे। बाबू नारायण सिंह के पुत्र और पोते ने भी विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। बाबू नारायण सिंह के बेटे संजय चौहान सपा के टिकट पर साल 1996 मोरना अब मीरापुर विधानसभा सीट से जीते। साल 2022 में सपा की अगुवाई वाले गठबंधन से आरएलडी के टिकट पर संजय चौहान के पुत्र चंदन चौहान विधायक बने।
चंदन चौहान के संसद सदस्य निर्वाचित होने की वजह से ये सीट रिक्त हुई है। दोनों ही पिता पुत्र बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव जीते। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के लिए प्रयोगशाला रहे मीरापुर विधानसभा सीट पर 1985 से अब तक कुल 11 विधायक चुने गए हैं, लेकिन कोई भी लोकल नेता विधायकी नहीं जीत सका है। मुजफ्फरपुर जिले के साथ ही दूसरे जिलों के नेता भी इस सीट से चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन इन वर्षों में जनता ने किसी लोकल को लखनऊ नहीं भेजा। 1985 से अब तक ये नेता रहे विधायक। 1985 में कांग्रेस के सईदुज्जमा विधायक निर्वाचित हुए। 1989 में जनता दल के अमीर आलम, 1991 और 1993 में बीजेपी के रामपाल सैनी, 1996 में सपा के संजय सिंह, 2002 में बसपा के राजपाल सैनी, 2007 में लोकदल से कादिर राणा, 2009 में लोकदल से मिथिलेश पाल, 2012 में बसपा के मौलाना जमील, 2017 में बीजेपी के अवतार सिंह भड़ाना, 2022 में लोकल दल के चंदन सिंह चौहान विधायक चुने गए। आपको बता दें कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली। हालांकि 2022 में बीजेपी ने नया उम्मीदवार दिया। इस बार बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से आरएलडी की मिथिलेश पाल उम्मीदवार हैं। मिथिलेश के सामने सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को उम्मीदवार बनाया है। कादिर राणा भी इस सीट से विधायक रहे हैं। मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इस बार के उपचुनाव में भी सपा और आरएलडी दोनों ही दलों ने ट्रेंड के अनुरूप बाहरी उम्मीदवार उतारे हैं। चंद्रशेखर की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन और बहुजन समाज पार्टी ने शाहनजर के रूप में लोकल चेहरों पर दाव लगाया है। इस बार ये ट्रेंड टूटेगा या बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वैसे तो संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में अध्याय बन चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासतदान इस मसले को जिंदा रखना चाहते हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस बात पर प्रस्ताव लाया गया तो हंगामा खड़ा हो गया। पीडीपी की तरफ से लाए गए प्रस्ताव पर बीजेपी विधायकों ने न सिर्फ ऐतराज जताया बल्कि सदन में जमकर हंगामा किया। देखिए रिपोर्ट। छोटी सी रिक्वेस्ट नहीं है that this house opposes the revocation of special status of Jammu and Kashmir and the Constituent Empowerment of Jammu and Kashmir through the Security Reorganization Act and calls for completely sending further the house reserved the situation for the restoration of Jammu and Kashmir special status and guarantees granted to the people of Jammu and Kashmir in its constitutional we request जम्मू एंड कश्मीर should be restored in its original form। हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अडॉप्ट किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको नहीं देखना है, इस तरह से थोड़े से हम चलेंगे। तो समझाएं, आप बैठो। साफ बोलेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? आप एक्शन रखें, नीचे बैठे, नीचे बैठे ना, आप ये भी बैठेंगे। आप बैठे नीचे, आप नीचे बैठे, आप नीचे बैठे ना।
seats. Please take your seats. Please take your seats. Honorable members, please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. आप तशरीफ रखें. आप तशरीफ रखें ना, तशरीफ रखें. आप तशरीफ रखें. जलाल साहब आप तशरीफ रखें. आप तशरीफ रखें. मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं. मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं. ऑनरेबल मेंबर ने जो आप सुनते नहीं है तो मैं क्या करूं? आप सुनने के लिए तैयार नहीं है ना. आप सुनने के लिए तैयार नहीं है. गवर्नर साहब को एड्रेस करना है. गवर्नर साहब, स्पीकर साहब, आने वाले स्पीकर साहब, आने वाले दिनों में स्पीकर साहब, आने वाले दिनों में आपके साथ मशवरा करने के बाद हाउस के तरफ से एक प्रपोजल आ जाएगा जिस पे बहस होगी और फैसला होगा. मैं अब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके हाउस को फिलहाल एडजर्न करिए और हम गवर्नर साहब के खुतबे के लिए दोबारा जमा हों. मेहरबानी करके तशरीफ रखें. आप तशरीफ रखें. यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए बस हादसे ने एक बार फिर समूचे देश में सड़क सुरक्षा के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है. आखिर किसकी चूक से इस दर्दनाक हादसे में बस में सवार 36 लोगों की जान चली गई. हालांकि प्रारंभिक जांच में तकनीकी खामियों के चलते बस में सड़क पर दौड़ाने की बात सामने आई. इसके लिए परिवहन विभागीय अधिकारियों पर गाज गिरी है. वहीं मुख्यमंत्री धामी ने सभी मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा करने में विलंब नहीं किया. इसके बावजूद सड़कों की बदहाली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. साथ ही सड़क सुरक्षा संबंधी तमाम मानकों को पूरा कराए जाने की संकल्पबद्धता को बेहद जरूरी साबित किया गया है. देखिए रिपोर्ट. अल्मोड़ा में सोमवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. अल्मोड़ा के मरचुला के पास एक बस खाई में गिर गई. हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. मौके पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है. एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई. बताया जा रहा है कि नैनी डांडा से रामनगर जा रही एक बस आज सुबह खाई में गिर गई. रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है. एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं. उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है. सभी को भेजा गया है. सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं. कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो. और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है. सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं. हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है. जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर
हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है, तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा। ये दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीएम प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। गीत जागरी नदी किनारे बस में 38 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं। मोटर वाहन अधिनियम में सड़क में उतरने वाली गाड़ियों के लिए तमाम प्रावधान है। राज्यों के परिवहन विभाग पर एक्ट को अमल कराने की जिम्मेदारी रहती है। इसके बावजूद सड़कों पर खटारा गाड़ियां दौड़ती दिखना आम बात हो चली है। आमतौर पर दुर्घटना के बाद व्यावसायिक वाहनों में खामियां ही उजागर होती रही हैं। आखिर यह सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है? सोचने पर सीधा सा खाका खींचा जाता है कि ऑपरेटर और विभागीय गठजोड़ का बार बार हादसों में पुनरावृत्ति कराते हैं। इसलिए समय बाध्यता से गाड़ियों की गुणवत्ता, फिटनेस का कोरम पूरा किए बिना दौड़ जारी रखने वालों से आंख बंद कर दी जाती है। और जो प्रारंभिक सूचना थी वो यही थी, लगभग 45 से 50 लोग इस बस में सवार हैं और ये जो घटना स्थल है, ये जो जनपद मुख्यालय है अल्मोड़ा का, वहाँ से लगभग 3.5-4 घंटे की दूरी पे है और रामनगर जो नैनीताल का इलाका है वहाँ से थोड़ा पास पड़ता है। तो जैसे ही सूचना मिली, एसएसपी अल्मोड़ा और डीएम वहाँ के सिविल अथॉरिटी सब मौके के लिए रवाना हो गए। इधर से भी, नैनीताल से भी, रामनगर से हम लोगों ने एसएसपी नैनीताल और उनकी टीम ने फोर्स को रवाना कर दिया था। एसडीआरएफ को भी हमने तुरंत मौके पर रवाना कर दिया था। मेरी स्वयं जैसे ये सूचना आई तो तुरंत अल्मोड़ा से बात हुई और डीआईजी कुमाऊं से बात हुई और उनको भी मैंने सारा यही जो मतलब जो फोर्स वहाँ भेजनी थी रेस्क्यू और रिलीफ के लिए, उसके बारे में जानकारी भी दी और ये भी उनको बताया कि मेडिकल टीम्स को भी तुरंत रवाना किया जाए और रेडी रखा जाए कि क्योंकि घायलों की संख्या अगर अधिक है तो उनको तुरंत वहाँ से मतलब भेजा जाए। तो ये सारा हम लोगों ने अभी तक मतलब जो अभी तक की, उसके बाद लगातार रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है और मेरे ख्याल से एसएसपी अल्मोड़ा शायद मौके पे पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं। मैंने जानकारी लूंगा इसके बाद। अल्मोड़ा में भयंकर सड़क हादसे की जो खबर सामने आई है, ये हृदय विदारक घटना है, बड़ी ही दुखद घटना है और अभी तक जितने लोगों की जानें चली गई हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद है और ये सीधे सीधे परिवहन विभाग की लापरवाही है। हम लगातार कहते रहे हैं कि बसों की फिटनेस के मामले में, ओवरलोडिंग के मामले में गंभीरता से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन आप देखिए ना, कहीं भी कोई चेकिंग नहीं है, कहीं भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के कारण आप देखिए निर्दोष लोगों की जानें इतनी मात्रा में चली गई हैं। ये राजनीति का अवसर नहीं है। मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और हम सरकार से मांग करेंगे कि मृतकों को कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हादसे ने सवाल खड़ा किया है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है। सवाल है कि सड़कों पर सुरक्षा संबंधी जरूरी साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाए जाते। सवाल यह भी है कि चालकों की ड्यूटी आवर क्यों नहीं निर्धारित किए जा रहे हैं। आखिर चालकों को नशे में गाड़ी चलाने से रोकने का प्रभावी उपाय क्यों नहीं होता है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस हादसे के बाद उजागर हो गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंजाब को पराली जलाने के मामलों से निपटारे को लेकर मिली कड़ी नसीहत के बाद राज्य सरकार ने इसे रोकने पर तेजी दिखाते हुए उच्च अधिकारियों को ऐसे मामलों को रोकने के लिए निर्देशित किया और टीमों को गठन के साथ ही जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। लिहाजा कई गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दिख रिपोर्ट। पंजाब में पराली जलाने के खिलाफ जागरूकता अभियान। पंजाब पुलिस पराली जलाने के खिलाफ गांव-गांव में बढ़ा रही जागरूकता। नुकसान के प्रति किसानों को किया जा रहा जागरूक। उन किसानों को भी किया जा रहा ट्रेस जो धान की कटाई के बाद पराली जला चुके हैं। बीते साल की तुलना में खेत में आग लगाने के मामलों में 26% की गिरावट। पराली जलाने के 587 मामले सामने आने के बाद शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर। पंजाब में आग से होने वाले नुकसान के प्रति किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता के इस अभियान के तहत थाना प्रभारियों की टीमें गांवों में जाकर जहां होने वाले नुकसान से अवगत करा रही हैं, वहीं उन किसानों को भी ट्रेस किया जा रहा है जो धान की कटाई के बाद पराली जला चुके हैं। पंजाब में हर बीतते दिन के साथ खेत में पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि बीते साल की तुलना में खेत में आग लगाने के मामलों में 26% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बीते सप्ताह से लगातार बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से गांव-गांव में जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान के तहत 32 से अधिक टीमें बनाई गई हैं, जो किसानों को पराली जलाने के नुकसान के बारे में बता रहे और पराली प्रबंधन के सटीक तरीके समझा रही हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 200 ਤੇ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਣੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਚੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। बता दें कि पंजाब के मोगा में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर 2 एसडीएम और 2 एसएचओ समेत कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा है कि मोगा में अब तक आग लगने की 87 घटनाएं सामने आई। आपको बता दें कि पंजाब में पराली जलाने के 587 मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये इस सीजन में खेतों में पराली जलाने की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इसलिए अब राज्य में स्पेशल पुलिस फोर्स पराली जलाने के खिलाफ गांव-गांव में जाकर जागरूकता बढ़ाने में जुट गई है। बता दें कि फिरोजपुर में पुलिस ने लाउड स्पीकरों के जरिए किसानों से पराली न जलाने की अपील की और पराली जलाने से होने वाले खतरों के बारे में भी जागरूक किया। साहब मोगा के दिशा निर्देशों के मुताबिक आज हम गांव-गांव जाके किसान भाइयों से सबसे ये निवेदन कर रहे हैं भी जो जीरी की जो रेंद खूंद है उसको आग ना लगाई जाए, क्योंकि उसके आग लगाने से बहुत सारी बीमारियां और पोल्यूशन फैलता है जो सबके लिए नुकसानदायक है। सभी जगह हम भी जाते हैं जो उनको समझा रहे हैं सभी किसान भाइयों को, वो भी हमारे साथ सहमत हैं कि वो आगे से कभी भी जोड़ने की उसको रेंद खूंद को आग मत लगाएं, ना लगाएं। वहीं मोगा में भी पुलिस के किसानों से पराली न जलाने की अपील की और पुलिस कर्मियों खेतों में जाकर लगी हुई आग को बुझाते भी दिखे। पुलिस ने उन किसानों को चेतावनी भी दी जो अपने खेतों में पराली जला रहे थे। उन्हें पराली को जलाने के बजाय दूसरे विकल्प अपनाने की सलाह भी दी गई। पंजाब में शनिवार को खेतों में आग लगने से 379 घटनाएं दर्ज की गई, जिससे राज्य में कुल मामले 3900 से ज्यादा हो गए। दरअसल अक्टूबर-नवंबर में धान की फसल की कटाई के बाद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले ज्यादातर सामने आते हैं, जिसको दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ने की प्रमुख वजह माना जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज इंडिया। नमस्कार।